अमल कमीशन पढ़ रहे थे हम। और कल अमल कमीशन का हमने क्या सीखा था? परचेज कंसीडरेशन निकालना। मैंने आपसे बोला था देखो तीन चीजें आपको आना चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें आना चाहिए? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। पहली चीज आपको निकालना चाहिए पीसी। आपका पीसी सही होगा तो ही क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, और अगर पीसी गलत हो गया तो क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो पीसी करेक्ट होना ही चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपसे बोला था अकाउंटिंग आना चाहिए। किसकी बुक्स में? परचेसिंग कंपनी की बुक्स में, और वेंडर कंपनी की बुक्स क्लोज करना आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अकाउंटिंग मैंने दो बताई थी, एक इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक इन द नेचर ऑफ परचेस। मर्जर में क्या होगा और परचेस में क्या होगा, अपन ने कल डिस्कस किया था डिफरेंस, कि मर्जर में रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर होंगे, जबकि परचेस में रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर नहीं होते। मर्जर के अंदर सारी रिकॉर्डिंग बुक वैल्यू पर होगी, जबकि परचेस मेथड में हम एग्रीड वैल्यू लेते हैं, फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग करते हैं। बोलो आए ना? और मर्जर में कभी भी डिफरेंस गुडविल नहीं होगा। जो भी डिफरेंस होगा इट इज एडजस्टेड विथ रिजर्व एंड सरप्लस, जबकि परचेस मेथड में गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। ये कुछ डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए थे, और इसी की कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे एग्जाम्पल के साथ में। क्या वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए थे? चलो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक बार अकाउंटिंग में वापस से दोहरा देता हूं ताकि आपको याद रहे मर्जर और परचेस की। मैंने आपसे बोला था देखो पहली एंट्री सेम ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी एंट्री में फर्क पड़ेगा। दूसरी एंट्री में क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने बोला था यहां सारी अकाउंटिंग बुक वैल्यू पे करना है, और यहां सारी असेट टेक ओवर होंगी। ऑल द असेट्स आर टेकन ओवर इन कौन सी मेथड? मर्जर। यहां केवल वो असेट ही रिकॉर्ड होंगी जो हमने क्या की हैं? टेक ओवर की हैं। यहां सारी लाइबिलिटी आएंगी, जबकि यहां पर वही लाइबिलिटी आएगी जो हमने क्या करी है? टेक ओवर। यहां सारी अकाउंटिंग बुक वैल्यू पर है, यहां फेयर वैल्यू पे आएगी। क्लियर है कि नहीं? यहाँ डिफरेंस जो होगा वो इस रिजर्व एंड सरप्लस में से एडजस्ट होगा, और रिजर्व एंड सरप्लस में भी मैंने सीक्वेंस बताया था। पहला एडजस्टमेंट आप करोगे कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व कम पड़ जाए तो जनरल रिजर्व, फिर पी एंड एल। यहाँ डिफरेंस की चिंता नहीं है। डिफरेंस गया तो गुडविल में जाएगा या फिर कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लिक्विडेटर का पेमेंट करेंगे। जब लिक्विडेटर का पेमेंट करोगे तो यहाँ कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। कैश पेमेंट केवल फ्रैक्शनल शेयर के लिए ही अलाउ है, जबकि यहाँ कैश पेमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर होल्डर का जब यहां पेमेंट करोगे तो सेम वैल्यू के डिवेंचर्स दिए लिए जाएंगे, जबकि यहां कम ज्यादा हो सकता है। जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट या प्रीमियम होगा। क्लियर है कि नहीं? इंटर कंपनी डेप्ट कैंसिल करना पड़ेगा। दोनों कंपनी के बीच में अगर कुछ कॉमन हो गया है टेक ओवर होने के बाद, तो उस कॉमन डेप्ट को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। जिसकी एंट्री सेम होगी, चाहे मर्जर मेथड हो चाहे परचेस हो। पीएफडीडी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मैंने आपसे बोला था देखो पीएफडीडी की अकाउंटिंग करते समय या पीएफडीडी रिकॉर्ड करते समय, पीसी निकालते समय नहीं, रिकॉर्ड करते समय आपको ध्यान रखना है कि पीएफडीडी का अमाउंट भी कैंसिल होगा अगर परचेसिंग कंपनी को किसने सेल की थी? वेंडर कंपनी ने। तो फिर कॉमन डेप्ट माइनस करने के बाद बचा हुआ वैल्यू ही आप यहां रिकॉर्ड करोगे। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कैंसिल करोगे तो यहां एंट्री रिजर्व एंड सरप्लस से होगी, जबकि यहां गुडविल और कैपिटल रिजर्व से होगी। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की कल बात की थी, सेम एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में होगी। फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व यहां अपने आप ही मेंटेन हो जाते हैं, इसलिए अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, जबकि यहां पर आपको अलग से एंट्री करना पड़ेगी। क्या ये सब सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी कल? बोलो। आज हम कुछ सबसे पहले तो स्पेशल केसेस देखेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले हम देख रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस, और मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर अमलगमेशन के सारे कंसेप्ट कवर होंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं होगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले आप स्पेशल केसेस को देख लो अच्छे से ताकि याद रहे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पर आपको कुछ स्पेशल प्रोग्राम कर सकते हैं, स्पेशल पॉइंट दे सकते हैं।
नॉर्मली अनरियलाइज प्रॉफिट कब निकलेगा? मैंने आपसे बोला था स्टॉक में जीपी रेट ऑन सेल लगा दो अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाता है, बोलो हाँ है ना। लेकिन ऐसा तभी संभव है जो इन्वेंट्री परचेसिंग कंपनी ने टेक ओवर की है, अगर वो बुक वैल्यू पे हुई है तो। किस पे हुई है? बुक वैल्यू। लेकिन अगर इन्वेंट्री का टेक ओवर डिस्काउंट पे किया है परचेसिंग कंपनी ने, तो ऐसे केस में अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको स्टॉक पे जीपी रेट जो लगाओगे वो तो लगाओगे और नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट में जितना डिस्काउंट टेक ओवर किया गया है वो डिस्काउंट भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद बची हुई वैल्यू ही आपका क्या कहलाएगी बेटा? स्टॉक रिजर्व कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो। और उसी को आप कैंसिल करोगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्पेशल वाला केस, और इसी में मैंने वो पीएफडीडी वाला पॉइंट भी ले रखा है ताकि आपको पीएफडीडी वाला पॉइंट भी क्लियर हो। क्लियर है कि नहीं? अभी देखो, ये है आपकी परचेसिंग कंपनी, और ये कौन सी कंपनी हो गई बेटा? वेंडर कंपनी। परचेसिंग कंपनी की इन्वेंट्री दे रखी 95,000 की, इसकी इन्वेंट्री कितनी दे रखी? 55,000 की। यहाँ ट्रेड रिसीवेबल दिया हो 1,40,000 का, और इसकी बुक्स में कितने का दिख रहा? 65,000 का। नीचे बोला है द बिजनेस ऑफ वी लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय पी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। पहला, इन्वेंट्री को टेक ओवर कर रहे हैं किस पर? 10% कम पर। अभी जैसे लिखा इन्वेंट्री टेक ओवर एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब समझ जाओ वो स्पेशल केस आ गया। और अगर क्वेश्चन में लिखा होता इन्वेंट्री टेक ओवर एट बुक वैल्यू, तो इस स्पेशल केस की जरूरत नहीं। दूसरा देखो, नीचे बोल रहे हैं 31 मार्च 2018 के पहले, मतलब टेक ओवर के पहले वी लिमिटेड ने गुड्स बेचा था 30,000 रुपए का। किसको? पी लिमिटेड को। पहले तो बताओ गुड्स किसने किसको बेचा था? भी ने। किसको? पी को। कितने का? 30,000 कॉस्ट प्राइस वाला। कितने में? मतलब 10,000 का प्रॉफिट लिया था, मतलब जीपी रेट 25% हो गई। जीपी रेट कितनी हो गई? कैसे निकाला जीपी रेट, समझ में आया कि नहीं? बोलो। 30 और 40 में 10,000 का प्रॉफिट है, और जीपी रेट किस पे निकालना? कॉस्ट पे नहीं, किस पे निकालना है? सेल पे। तो 10,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, जीपी रेट 25% हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट ये गुड्स किसकी बुक्स में होगा? जरा सोचो, भी ने पी को बेचा तो ये गुड्स किसकी बुक्स में होगा? क्या ये गुड्स पी के गुड्स बुक्स में पहले से ही होगा? तो ये टेक ओवर हुआ है क्या 10% कम पर? नहीं। टेक ओवर किसका गुड्स हो रहा है? वी का। तो इस पे नॉर्मल ही निकलेगा क्या? स्टॉक रिजर्व। इस पे कैसा निकलेगा? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये गुड्स पहले से ही किसकी बुक्स में पड़ा है? पी, और उस पर थोड़ा ना डिस्काउंट है। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस पे नॉर्मल निकलेगा। मतलब जब गुड्स किसने किसको बेचा, फटाफट बोलो। वी ने किसको बेचा? पी को। कितने रुपए? 30,000 वाली चीज कितने में बेची? तो 10,000 का प्रॉफिट डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 करूं तो सारे बच्चे बताओ जीपी रेट 25% आ गई। और ये अब ये बोल रहे हैं इसमें से 25,000 का गुड्स अभी भी पी के पास में है। किसके पास में है? अच्छा, पी तो अपने पास ही गुड्स रखे, उसको कुछ टेक ओवर करने की जरूरत नहीं। तो बस बताओ 25,000 पर अनरियलाइज प्रॉफिट आपने निकाला, कितना आया? 6,250। जनरल एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। काम खत्म हो गया। बताओ, ये तो नॉर्मल वाला केस हो गया। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि इसी में ट्रेड रिसीवेबल 20,000 रुपए हैं अभी पी के पास। समझ में आया कि नहीं? मतलब 20,000 का कॉमन डेप्ट हो गया इस ट्रांजेक्शन का। आगे देखो, एक और पॉइंट दिया है, ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बी लिमिटेड ऑन पी लिमिटेड। बी लिमिटेड को पी लिमिटेड को देना है कितने रुपए? जोर से बोलो। 60,000। परचेस ऑफ स्टॉक फ्रॉम पी। अब बताओ ये गुड्स किसने खरीदा? वेंडर ने। किससे? परचेसिंग कंपनी से। समझ में आ रहा कि नहीं? और ये 60,000 भी कॉमन डेप्ट हो गया एक तो। आगे बोल रहे हैं विच मेड था प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। तो यहां जीपी रेट क्या हो गई? 1/5 ऑन कॉस्ट। तो कौन सा वाला हो जाएगा? 1/6 ऑन सेल। बताओ मेरे काम की रेट 1/5 है कि 1/6 है? 1/6 रहेगी। अब बोल रहे हैं 4/5 गुड्स जो है वो सोल्ड हो चुका है। 4/5 बिक चुका है। इसमें से बताओ बचा कितना होगा? 150 बचा होगा। बोलो आए ना? किसके स्टॉक में? जोर से बोलो। वेंडर कंपनी के स्टॉक में होगा। इस पे वो स्पेशल केस लगेगा। क्यों? क्योंकि वेंडर कंपनी का गुड्स हम टेक ओवर कर रहे हैं किस पर? 10% कम पर। समझ में आया कि नहीं?
तो अगर वेंडर कंपनी की बुक्स में स्टॉक है और उसको हम टेक ओवर करते हैं डिस्काउंट पर, तो ये स्पेशल केस लगेगा, नहीं तो स्पेशल केस नहीं लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब सारे बच्चे बताओ, यहां किसने किसको बेचा था? पहले बताओ, पी ने किसको बेचा? जोर से बोलो। पी को। कितने का गुड्स बेचा था? 60,000 कॉस्ट प्राइस वाला गुड्स बेचा था कि नहीं? अब आप मेरे को बताओ, जीपी रेट कितनी दे रखी थी? 20% ऑन कॉस्ट, और ये 60,000 रुपए वाला गुड्स बेचा है। 60,000 कौन सी प्राइस है? बात सारे बच्चे बताओ। सेल प्राइस, जो एक दूसरे से लेना देना है वो सेल प्राइस ही होगी। क्लियर है कि नहीं? इसका कितना गुड्स क्वेश्चन बोल रहा था? 4/5 गुड्स क्या हो चुका है? सोल्ड हो चुका है। 4/5 गुड्स क्या हो गया है? सोल्ड हो गया है। तो सारे बच्चे बताओ, बचा कितना होगा? 1/4 स्टिल इन स्टॉक होगा, सॉरी 1/5 स्टिल इन स्टॉक होगा। तो 60,000 का 1/5 मतलब 12,000 गुड्स बचा होगा। क्या ये सब लोग मानते हो कि नहीं? अब 12,000 का गुड्स हमने टेक ओवर किया, हमारा गुड्स हमने ही खरीदा, वो भी कितने पर? 10% कम पे खरीदा। तो क्या इसमें पूरा प्रॉफिट होगा? अब नहीं, इसमें पूरा प्रॉफिट अभी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब कैलकुलेशंस कैसे करोगे? तो पहले तो 12,000 का 1/6 निकाला तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 2,000। और इस 12,000 को 10% कम पे मतलब डिस्काउंट कितना ऑलरेडी माइनस हो चुका है? 1,200। तो सारे बच्चे बताओ, अनरियलाइज प्रॉफिट केवल कितना कहना है ना? 800। तो क्या माइनस करना पड़ेगा? सारे बच्चे जल्दी से बताओ, यहां क्या माइनस करना पड़ेगा? डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा और फिर एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। क्या ये सबको समझ में आ गया? पक्का? तो स्पेशल केस कब लगेगा? सबको क्लियर है कि नहीं? कब लगता है? जब गुड्स किसके यहां इंक्लूड है और वेंडर कंपनी की इन्वेंट्री हमने डिस्काउंट पे टेक ओवर करी है, तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब कॉमन डेप्ट एलिमिनेट करना पड़ेंगे। बताओ कॉमन डेप्ट टोटल कितने हैं? तो आप देखो जरा, कॉमन डेप्ट यहां कितने दिख रहा है? 20,000 रुपए ये लेना देना था। जो गुड्स किसने किसको बेचा था? सारे बच्चे बताओ, बी ने किसको? पी को। तो 20,000 ये हो गया, और 60,000 ये बोल रहे हैं यहां पर जो वो पी का और बी के बीच का ट्रांजेक्शन हुआ था वो लोग आए ना, ये भी बोल रहे हैं लेना देना है, ऑन लिखा हुआ है कि नहीं? तो टोटल कॉमन डेप्ट कितना हो गया? 80,000। तो 80,000 का कॉमन डेप्ट कैंसिल हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी? जोर से बोलो। क्रेडिटर टू डेटर कितने से? 80,000। अब यहां आपको पीएफडीडी का कैलकुलेशंस करना है। पहली बात तो पीएफडीडी किसकी बुक्स के आपको बनाना है? देखो आपकी बुक्स के तो आपने बना रखे होंगे, किसकी बुक्स के? वेंडर कंपनी की बुक्स के बनाना पड़ेगा कि नहीं? क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ट्रेड रिसीवेबल को टेक ओवर करेंगे बुक वैल्यू पर, लेकिन सब्जेक्ट टू 10% डाउटफुल डेप्ट्स। बोला है कि नहीं? तो डेटा तो बुक वैल्यू पे आ रहा है, बट 10% का डाउटफुल डेप्ट्स बनाएंगे। अब जब आप डेटा टेक ओवर करोगे तो बुक वैल्यू पे आएगा, लेकिन कॉमन डेप्ट जब कैंसिल कर दोगे तो डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं? तो पीएफडीडी उतना जरूरत है क्या कि पीएफडीडी कम का बनाना पड़ेगा? कम का। तो पीएफडीडी कितना बनाओगे, कैसे निकालोगे? तो मैंने क्या बताया था, फटाफट बोलो। 65,000 रुपए के डेटर हम टेक ओवर कर रहे हैं। यहां देखो 65,000 दिख रहा होगा, ये देखो 65,000 दिख रहा है डेटर का, वी लिमिटेड का। इसमें से सारे बच्चे बताओ किसने किसको सेल करी होगी? अगर पी ने भी को सेल करी है तो ये वाला लेना पड़ेगा, कि वी ने पी को सेल किया है वो वाला लेना पड़ेगा? वी ने जो सेल करा होगा तो वी के डेटा देखना है। वी के डेटा कॉमन डेप्ट कितने हैं? 20,000। तो 20,000 रुपए इसमें से क्या कर दोगे? 65 में से, जोर से बोलो, माइनस, क्योंकि ये कॉमन डेप्ट कैंसिल हो जाएगा, इस पर पीएफडीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका 10% करोगे तो कितना आएगा? 4,500। कितना आएगा? जोर से बोलो। 4,500। काम खत्म। सारे बच्चे बताओ करते बनेगा कि नहीं? तो इस तरीके से कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं, जनरली हर एक बच्चा यहां गलत करके आता है। आप ना करो इसलिए मैंने एक बार आपको डिस्कस किया। क्लियर है कि नहीं? बोलो, मेमोराइज रहेगा कि नहीं? हाँ या ना? इसके बाद ये मैंने आपको उस समय नहीं पढ़ाया जिस समय क्लास चल रही थी, क्योंकि उस समय हम बेसिक पर थे। अब हमने ऑन डिवेंचर्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब ये पॉइंट भी मैं अमलगमेशन में डिस्कस कर सकता हूं। कई बार अमलगमेशन के अंदर कॉमन डेप्ट इन डिवेंचर्स आ जाता है। क्या आ जाता है? फटाफट बोलो।
कॉमन डेप्ट इन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का कॉमन डेप्ट होगा तो कैसे कैंसिल होगा वो यहां समझना है। जैसे देखो वी लिमिटेड में डिवेंचर इज अ लाइबिलिटी, कितने की दिख रही? वी लिमिटेड मतलब परचेसिंग कंपनी की वेंडर कंपनी? वेंडर कंपनी में डिवेंचर कितने की दिख रहा है? और यहां मैं बोल रहा हूं मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैंने 100 डिवेंचर वी लिमिटेड के ऑलरेडी खरीद रखे हैं। कितने के भाव से? 90 रुपए के भाव से। बोलो हाँ है ना? लेकिन ध्यान रखना इसमें सब कुछ नहीं है, मैंने केवल कितने खरीदे हैं? 100 मल्टीप्लाई बाय 90 करो तो कितना? 9000। तो 9000 हमने किसके डिवेंचर पहले से खरीद रखे हैं? जोर से बोलो, वी लिमिटेड के। अच्छा बाकी अदर इन्वेस्टमेंट होंगे वो एज इट इज बैलेंस शीट में आएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो 9000 के डिवेंचर आपने खुद खरीद रखे हैं। सलोनी जी क्या बोला? क्या बोला? पक्का? ये थोड़ा ना बोला था मैंने। हाँ तो 9000 के डिवेंचर हमने क्या कर रखे हैं? खरीद रखे हुए हैं, पहले से खरीद रखे हैं कि नहीं? अब ये बोल रहे हैं कि वी लिमिटेड का बिजनेस कौन खरीद रहा है? अच्छा हम जब बिजनेस खरीदेंगे तो क्या ये पूरे डिवेंचर हमारी बुक्स में आ जाएंगे? ये डिवेंचर हमारी लाइबिलिटी बनेंगे और ये डिवेंचर हमारी बुक्स में क्या है? असेट्स भी है। तो इसको रखेंगे कि कैंसिल करेंगे? जोर से बोलो। कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा पीसी निकालते समय ये कॉमन डेप्ट कोई काम का नहीं हो, पीसी तो 50,000 से ही निकलेगा, बट टेक ओवर के बाद ये काम करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। अब सारे बच्चे बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे? इशू करेंगे फुल्ली पेड 14% डिवेंचर। कितने रुपए में? 96 कौन किसके डिवेंचर की वैल्यू हो गई? सारे बच्चे बताओ। परचेसिंग कंपनी, क्योंकि इशू की बात चल रही है। और बोले रिडीम कर देंगे, यही डिस्चार्ज कर देंगे वी लिमिटेड के डिवेंचर। कितने परसेंट प्रीमियम पर? मतलब सारे बच्चे बताओ वेंडर कंपनी के डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई? 120। अगर मैं इसकी हेल्प से पेमेंट निकालूं कि डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कितना देना है? 60,000। तो 60,000 तो हमारे पीसी में आएगा। किस में आएगा? जोर से बोलो। पीसी में आएगा। और एंट्री में रिकॉर्डिंग भी 60,000 से ही होगी। बोलो। जब रिकॉर्ड कर लोगे तब कॉमन डेप्ट कैंसिल करना है। अब सोचो कॉमन डेप्ट कैसे कैंसिल होगा? पहले तो 60,000 के डिवेंचर का पेमेंट करना है। याद करो मैंने समझाया था आपको, जब हम डिवेंचर का पेमेंट करते हैं तो एंट्री डालेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू न्यू डिवेंचर, डिफरेंस डिस्काउंट वगैरह होगा। लेकिन क्या आप सारे डिवेंचर का पेमेंट करना है आपको? नहीं। टोटल डिवेंचर थे कितने? 500। कैसे पता 500 थे? कैसे पता 500 थे? 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 500 में तुमने पहले से कितने खरीद रखे? तो 100 का पेमेंट करना है क्या? 100 का तो कैंसिलेशन हो जाएगा। पेमेंट खाली कितने का करना है? 400 का ही पेमेंट करना है कि नहीं? बोलो। तो अब हम यहां कैंसिलेशन की एंट्री डालेंगे। सारे बच्चे इस एंट्री को ध्यान से देखना। क्या एंट्री डालेंगे? पहले तो भैया हमने सेकेंड एंट्री पूरे 60,000 रुपए रिकॉर्ड कर रखे होंगे, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने से? 60,000 से कैंसिल। बोलो। फिर 4,500 की जगह केवल कितने डिवेंचर इशू करोगे ना? 400 का ही पेमेंट करना है। 400 को आप डिवेंचर 120 का था हमारा डिवेंचर, हम कितने का इशू कर रहे हैं? 96। तो इससे नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। इस पे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? 4 रुपए का डिस्काउंट के हिसाब से बुक कर लूंगा। बताओ मैंने ये पूरे 500 पे नहीं किया, केवल कितने पे किया? 400 पे डिस्काउंट किया, क्योंकि नए डिवेंचर 400 के लिए इशू करना है। बोलो। इसमें से 100 डिवेंचर हमारे पास थे 90 वाले, वो कैंसिल कर दिए। बोलो। आया ना? और नए डिवेंचर 400 जो आपने इशू किए 120 के हिसाब से, तो यहां नंबर आ जाएंगे इनटू फेस वैल्यू जाएगी डिवेंचर में। अब इसमें डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस होगा बताओ बेटा वो कैंसिलेशन का प्रॉफिट या लॉस होगा कि नहीं? मैंने क्या पढ़ाया था? ऑन डिवेंचर कैंसिलेशन पे अगर प्रॉफिट होता है तो वो कहां जाना जाएगा? जोर से बोलो। तो यहाँ कैपिटलिज्म में जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। कर दो करो। बोलो। ये था हमारा कॉमन डेप्ट कैंसिलेशन। आई होप सबको क्लियर हो गया। बोलो। एक और स्पेशल केस जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट्स अ फ्रैक्शनल शेयर। एक बार एग्जाम में ये पेपर पास्ट एग्जाम में आ चुका है, बहुत पहले आया था, 2018 में आया था। बट फ्रैक्शनल शेयर चूंकि आपके कोर्स में है इसलिए मैं फ्रैक्शनल शेयर का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं। पीसी, अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शनल शेयर है तो
तो पीसी कैसे निकालेंगे? क्लियर है कि नहीं? अभी देखो क्वेश्चन इज सेइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं, कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले, फुली पेड। कितने के? इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। नीचे बोल रहे हैं आप पेमेंट इन कैश, कितने रुपए कैश दोगे? 5 रुपए पर शेयर हम कैश देंगे बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को। साथ ही साथ बोल रहे हैं इशू करेंगे 10 रुपए वाला शेयर, किसका? ए लिमिटेड का, ऑन द बेसिस ऑफ 2 इक्विटी शेयर, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 15। और क्या देंगे? एक प्रेफरेंस शेयर्स भी देंगे इनको, हर एक 5 के बदले में। बोला है कि नहीं? बोलो। नीचे बोल रहे हैं द होल शेयर कैपिटल कंसिस्ट द शेयर होल्डिंग एक्सेप्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5। बोले बाकी सारे शेयर जो 80,000 में है वो सब 5 के मल्टीपल में है, केवल इन गरीबों को छोड़ के। किन गरीबों को छोड़ के? अब ये नेम ऑफ शेयर होल्डर दे रखे, बोले इन लोगों को छोड़ के बाकी सबके शेयर 5 के मल्टीपल में है। इसको कितने शेयर हैं इसके पास? ए के पास बताओ। 116 में से कितने तो 5 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएंगे? 115। कितना फ्रैक्शनल शेयर बचेगा? इसका कितना बचेगा? 1। इसका भी 2, इसके और इसके 3। क्लियर है कि नहीं? ये बोल रहे हैं हर एक मेंबर के पास एक ही है, तो पूरे ही फ्रैक्शनल हो गए, 8 के 8 ही। बोलो हाँ है ना? बोले इन 300 शेयर होल्डर का लफड़ा है। बोला इट वाज एग्रीड दैट ए लिमिटेड टू पे द कैश। बोले इनको हम कैश दे देंगे फ्रैक्शनल शेयर के बदले में। एग्रीड द वैल्यू ऑफ शेयर, जितनी भी वैल्यू ऑफ शेयर निकलेगी उसके हिसाब से। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले मेरे को बताओ, हम यहां पर कैलकुलेशन में निकालेंगे फ्रैक्शनल शेयर। क्या निकालेंगे बेटा? फ्रैक्शनल। जैसा आपने निकाला, बताओ इसके पास कितने फ्रैक्शनल शेयर है? इसके पास, इसके पास 2, इसके पास, और ये पूरे 8 रहेंगे। टोटल फ्रैक्शन कितना बना? 15 शेयर को कैश देना है। 15 शेयर को बदले में क्या देना है? कैश देना है। लेकिन ये 15 शेयर किसके हैं पहले ये समझो। ये 15 शेयर परचेसिंग कंपनी के हैं कि वेंडर कंपनी के? जोर से बोलो। और जो आप फ्रैक्शनल निकालते थे वो परचेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते थे, क्योंकि आप ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करते थे तो इशूड शेयर आते थे। समझ में आ रहा कि नहीं? ये फ्रैक्शनल शेयर किसके हैं? अभी आप समझ पा रहे हो डिफरेंस? अभी तक आपने जितने भी फ्रैक्शनल शेयर निकाले वो किसके शेयर निकालते थे? जोर से बोलो। परचेसिंग के, वो ब्रैकेट लगाते। याद आया? और ये फ्रैक्शनल किसके हैं? दोनों में फर्क है। समझ में आया कि नहीं? आप सोच रहे होगे सर फ्रैक्शनल अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं, हमने तो पढ़ा हुआ है। वो फ्रैक्शनल वो वाला फ्रैक्शनल था, और ये फ्रैक्शनल किसका है? वेंडर कंपनी का। अगर वेंडर कंपनी में फ्रैक्शनल शेयर है तो पीसी कैसे निकलेगा? क्लियर? कितने शेयर आ गए हमारे फ्रैक्शनल? 15। सबसे पहले इन 15 को हटाओ। मैंने 15 को हटा दिया। 80,000 टोटल शेयर थे, 80,000 में से 15 हटा दिए। बचे हुए शेयर को मैं क्या दे रहा हूं? 2 शेयर दे रहा हूं इक्विटी। कितने के बदले में? तो इतने इक्विटी शेयर इशू होंगे, और 80,000 में से 15 गए, बचे हुए शेयर को 1 शेयर दे रहा हूं 5 के बदले में प्रेफरेंस शेयर, तो इतने के प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे। क्या ये सबको समझ में आ गया? बोलो। तो अब मैं पीसी आराम से लिख सकता हूं। इतने इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं। एक इक्विटी शेयर की वैल्यू क्वेश्चन में बताई थी कितनी? 15। ये इक्विटी शेयर इशू होंगे। इतने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं 10 रुपए वाले, बताओ इतने के प्रेफरेंस शेयर इशू हो जाएंगे? बोलो आया ना? हर एक शेयर को 5 रुपए की कैश देना थी, 15 शेयर हटा के बचे हुए को हमने क्या दे दी? कैश दे दी। तो बताओ जो शेयर फ्रैक्शनल नहीं थे उनका पीसी कितना हो गया? ये हो गया। अभी कितने शेयर होल्डर का पेमेंट बच गया? जल्दी से बताओ कितने शेयर का बच गया? 15। अब मेरे को ये निकालना है कि इन 15 शेयर को कितने रुपए की कैश मिलेगी। बस ये कैलकुलेशंस में है। समझ में आएंगी नहीं? मतलब हर एक शेयर होल्डर को कितने रुपए की कैश मिलेगी। जैसे नया निकाली है 13 रुपए, निकाल दिख रही है कि नहीं? ये 13 कैसे आया होगा, बस इसी पे कैलकुलेशंस में है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। बाकी तो बहुत इजी था, 15 हटा के सब कैलकुलेशंस कर लिया। बोलो हाँ है ना? अब ये 13 रुपए पर कैसे मिला होगा, तो सारे बच्चे ध्यान से समझना। हम यहां निकालेंगे कैश पर शेयर। सारे बच्चे बताओ, क्या हम हर एक शेयर होल्डर को 5 रुपए की कैश दे रहे हैं? बोलो हाँ है ना? बोलो। तो हम 5 शेयर पे कैलकुलेशंस करेंगे। कितने शेयर पर? क्योंकि आगे इक्विटी और प्रेफरेंस 5 शेयर पे मिल रहे हैं कि नहीं, तो 5 शेयर को कितने रुपए मिलेंगे उस पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। सारे बच्चे बताओ 5 शेयर को 5 रुपए के हिसाब से कैश कितनी बन गई? जोर से बोलो। 25। 5 शेयर होल्डर को 2 इक्विटी शेयर्स भी मिल रहे हैं। कितने रुपए वाले? 15 रुपए वाले। इस हिसाब से अगर मैं पैसा दूं तो बताओ इनको कितने रुपए की कैश बन गई? 30 रुपए की कैश इक्विटी के वैल्यू के बराबर देना पड़ेगी। बोलो हाँ है ना?
और 5 ही शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, फटाफट बोलो, एक प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है, कितने रुपए वाला, तो 10 रुपए उनको मिलना चाहिए। मतलब 5 शेयर होल्डर को कितने रुपए का पेमेंट हो रहा है, 65। अच्छा 65 रुपए कम मिल रहे हैं जब तुम्हारे पास कितने शेयर हैं, जोर से बोलो 5। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं आया ना। तो एक शेयर होल्डर को कितने रुपए देना पड़ रहे होंगे, जोर से बोलो, एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिले, 13। सब कैश इक्विटी प्रेफरेंस मिला के मिला कितना है, 13। तो मेरे को एक शेयर होल्डर को 13 रुपए देना है। ऐसे कितने फ्रैक्शनल शेयर होल्डर थे, 15। 15 इंटू 13 करो तो कैश कितनी बन गई, 195। बस ये 195 का पीसी और जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल पीसी कितना आ गया, 10,40,000। समझ में आया कि नहीं, बोलो किसी को कोई डाउट। अगर ये फ्रैक्शनल क्वेश्चन आ जाता है शेयर का तो क्या आप कर पाओगे, ध्यान रखना ये फ्रैक्शनल शेयर किसके हैं, जोर से बोलो, ऑफ वेंडर कंपनी। याद रहेगा कि नहीं। चले, तो ये 3 स्पेशल केसेस थे जो मेरे को आपको बताना थे। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएगा क्या, हाँ या ना। चलो, तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस। अब जरा हम, कल हमने किसकी अकाउंटिंग देखी थी, सारे बच्चे बताओ, कल हमने किसकी अकाउंटिंग देखी थी, आज हम किसकी अकाउंटिंग और देख लें, वेंडर कंपनी की। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें वेंडर कंपनी भी आ जाएगी, परचेसिंग कंपनी आ जाएगी, बैलेंस शीट आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलो सारे बच्चे ध्यान से सुना, एक क्वेश्चन मर्जर वाला करा दूंगा, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं, बोलो। मतलब आपको करना केवल कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म। क्लियर है कि नहीं। चलो सारे बच्चे देखो, सबसे पहले किसकी बुक्स क्लोज करना है बेटा, वेंडर। वेंडर कंपनी की बुक्स क्लोज करने के लिए हम बनाते हैं रिलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल पार्टनरशिप जैसा, याद है कि नहीं। सबसे पहला रूल क्या है, हम जितनी भी एक रिलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे उसमें सारी असेट ट्रांसफर कर देंगे, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल असेट, मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ भी है तो वो भी जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर करोगे, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। कौन सी वैल्यू पर बुक करना है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो असेट परचेसिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है या नहीं कर रही है, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक और फिक्टिशियस असेट्स। कैश एंड बैंक को आप तभी ट्रांसफर करोगे रिलायेशन में अगर वो क्या हो रही है, टेक ओवर। अगर कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं हो रही है तो वो ट्रांसफर नहीं होगी। याद रहेगा कि नहीं। और फिक्टिशियस एसेट इक्विटी शेयर होल्डर में जाती हैं इसलिए वो ट्रांसफर नहीं होंगी। एंट्री क्या डालोगे इसकी, सारे बच्चे बताओ। असेट का बैलेंस होता है डेबिट, क्लोज करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट। क्लियर है कि नहीं। एंट्री क्या हो जाएगी, रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि असेट ग्रॉस वैल्यू पर ही ट्रांसफर करोगे। अगर उसका कोई प्रोविजन है जैसे पीएफडीडी है तो पीएफडीडी सेपरेट ट्रांसफर होगा, नेट वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं होगा। वैसे ही लाइव, सबको याद रहेगा कि नहीं, बोलो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है तो वो रिजर्व्स है, लेकिन अगर उसकी लाइबिलिटी आ गई है तो जितनी लाइबिलिटी आ गई उतना रिलायेशन में जाएगा और बचा हुआ कहां ट्रांसफर कर दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दोगे। क्या ये समझ में आया कि नहीं। कैश एंड बैंक का केवल उतना पार्ट ही ट्रांसफर करोगे जितना टेक ओवर हुआ है, जो टेक ओवर नहीं हुआ वो ट्रांसफर नहीं होगा। क्या ये 3 बातें याद रखोगे असेट्स में। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, वो टेक ओवर हो रही है, जो क्या हो रही है, जो नॉट टेक ओवर है उसको नहीं ट्रांसफर करना। वो लाइबिलिटी जो टेक ओवर हो रही है वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, रिलायेशन अकाउंट में। कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। अब लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। एंट्री क्या होगी, सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी लाइबिलिटी में भी ध्यान रखना, अगर लाइबिलिटी में कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर वगैरह है तो वो सेपरेट ट्रांसफर होगा। क्लियर है कि नहीं। जो लाइबिलिटी, जो कुछ चीजें ध्यान रखना लाइबिलिटी ही होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सब आपकी क्या है, जोर से बोलो, लाइबिलिटी है। ये हमेशा ही कहां जाएगा, रिलायेशन में जाएगा। कुछ चीजें लाइबिलिटी नहीं होती, रिजर्व्स होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड,
जनरल रिजर्व, P&L, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। सारे बच्चे बताओ ये जो हैं ये रिजर्व्स होते हैं, और ये रिजर्व्स कहाँ जाएंगे फटाफट बोलो, इक्विटी से होल्डर में जाएंगे, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन वर्क में मैंने आपको खास बात बताई क्या, जितनी लाइबिलिटी आई उतना ट्रांसफर होगा, जो लाइबिलिटी नहीं आई वो ट्रांसफर नहीं होगा। फिर जो लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं हो रही सर उसका क्या करेंगे, तो मैंने बोला था उसका हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, सेपरेट अकाउंट बना के उसका क्या कर देंगे, पेमेंट। क्या कर देंगे, पेमेंट। अच्छा पेमेंट करोगे तो पेमेंट कम ज्यादा हो सकता है, पेमेंट करने पे जो कम ज्यादा डिफरेंस होगा वो कहां चला जाएगा, वो रियलाइजेशन में जाएगा। सबको याद रहेगा कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम पीसी ड्यू करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पीसी ड्यू करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, सेल कर रहे हो आप तो सेल के लिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जिस कंपनी से पैसा लाना है उसको डेबिट कर दोगे, एंट्री क्या हो जाएगी, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आपकी बुक्स में एक परचेसिंग कंपनी का अकाउंट ओपन हो जाएगा, परचेसिंग कंपनी से जो जो मिला वो रिसीव कर लेंगे, कैश मिला कैश ले लेंगे, प्रेफरेंस शेयर दिए प्रेफरेंस शेयर ले लेंगे, इक्विटी शेयर लिए इक्विटी शेयर ले लेंगे टू परचेसिंग कंपनी, तो परचेसिंग कंपनी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आपकी बुक्स में 3 अकाउंट ओपन हो जाएंगे, कैश इन बैंक, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी। क्लियर है कि नहीं। फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना बेटा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन कुछ बोल रहा होगा तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देंगे। अगर कौन बियर कर रही होगी, वेंडर, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन बियर कर रही है कौन, परचेसिंग, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, वेंडर। तो फिर इस केस में हमको 2 एंट्री डालना पड़ेंगे, एक पेमेंट की एंट्री डालना पड़ेगी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बाद में ये रिसीव हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रियलाइजेशन अकाउंट पे। बात समझ में आई कि नहीं। फिर हमको जो भी रियलाइजेशन अकाउंट होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन सी एसेट ऐसी थी जो टेक ओवर नहीं हुई, जो एसेट टेक ओवर नहीं हुई उनको हम सेपरेटली सेल कर देंगे। सेल करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, क्या एंट्री डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो उन असेट का पैसा भी आ जाएगा जो असेट उनने टेक ओवर नहीं करी थी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट ड्यू करेंगे, पेमेंट कर देंगे, एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी बैंक। अगर पेमेंट में कुछ डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस भी कहां ट्रांसफर कर दोगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में। इक्विटी शेयर होल्डर में ये सारे रिजर्व भी ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद इक्विटी शेयर्स कैपिटल, रिजर्व और रियलाइजेशन प्रॉफिट की वैल्यू जितना आपके पास कैश इन बैंक और इक्विटी शेयर्स पड़े हैं वो उनको पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट करने से क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। कुल मिला के कितनी स्टेप्स हैं सारे बच्चे बताओ, 10 स्टेप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें लगभग सारे पॉइंट यहां कवर हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। हम सबसे पहले कौन सा वाला केस देख रहे हैं, इन द नेचर ऑफ परचेस, मर्जर नहीं, क्या देख रहे हैं, इन द नेचर ऑफ, जोर से बोलो, परचेस। समझ में आया कि नहीं। तो परचेस वाला केस देख रहे हैं। परचेस वाले केस में आप सबसे पहले तो मेरे को आज ये बताओगे पीसी कौन सी मेथड से निकलेगा, ठीक है, क्या बताओगे, पीसी कौन सी मेथड से निकलेगा, सबको याद रहेगा कि नहीं। चलो अभी देखो यहां दे रखा इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने रुपए वाली बेटा, कितने की, और 2 लाख। जनरल रिजर्व दे रखा 1.5 लाख और 20,000 का। P&L अकाउंट है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल है, गुडविल है, टेंजिबल एसेट्स हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 100 डिवेंचर है भी लिमिटेड के, मैंने सेम अमाउंट लिया है 1,09,000 लिया है कि नहीं, क्या ये अभी अपन ने डिस्कस किया था, क्या इसमें ऑन डिवेंचर वाला पॉइंट भी आ गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेंट्री पड़ी है इतनी इतने की, ट्रेड रिसीवेबल इतने के हैं, और ये हमारा कैश एंड बैंक पड़ा हुआ है। नीचे बोल रहे हैं द बिजनेस ऑफ वी लिमिटेड टेकन ओवर बाय ऑन द डेट ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। अब इसमें मैंने एक पॉइंट डाल दिया, आपको भी याद होगा मैंने आपसे बोला था कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड डिविडेंड बांट देते हैं टेक ओवर होने के पहले। अच्छा टेक ओवर होने के पहले डिविडेंड बांटेंगे तो आपको 2 वैल्यू कम हो जाएंगी बैलेंस शीट में से, मैंने आपको सिखाया था, क्या हो जाएंगी दोनों के, P&L कम हो जाएगा ऊपर से, और नीचे से कैश एंड बैंक कम हो जाएगा, याद रहेगा कि नहीं। उसके बाद टेक ओवर होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन यहां बोल रहे प्रायर टू एब्जॉर्प्शन
V Limited and P Limited decided to declare and pay the equity dividend at the rate of 5%. Ignore the dividend distribution tax. बोल रहा है 5% डिविडेंड बांट दिया, ठीक है। इसका टेक ओवर और पीसी से कोई लेना देना नहीं है, हाँ ऊपर की बैलेंस शीट एडजस्ट होगी। नीचे बोल रहे 50% टेंजेबल एसेट टेक ओवर करी है 100% मोर देन बुक वैल्यू पर, और बची हुई रिमेनिंग 50% टेक ओवर करी है 16.67% लेस देन बुक वैल्यू पर। क्लियर है कि नहीं? नीचे बोल रहे हैं गुडविल वैल्यू की गई वी लिमिटेड की कितने की? 50,000। अब ध्यान से समझो, अगर गुडविल वैल्यू कर दी ना तो नेट एसेट मेथड ही लगेगी। बताओ क्यों? क्योंकि गुडविल वेंडर कंपनी की बैलेंसिंग फिगर होती है पेमेंट मेथड में। तो अगर गुडविल वैल्यू कर क्वेश्चन में दे देना तो समझ जाओ कि मेथड कौन सी लगने वाली है, नेट एसेट। अब ये क्वेश्चन करते करते इतना दिमाग आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं? मतलब मैंने अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं लेकिन समझ गया कि नेट एसेट मेथड ही लगेगी। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेंट्री को टेक ओवर करेंगे 10% कम पर, क्या वो वाला पॉइंट भी आ गया? बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल को टेक ओवर करेंगे बुक वैल्यू पर लेकिन सब्जेक्ट टू 10% डाउटफुल डेब्ट्स, क्या वो पीएफडीडी वाला पॉइंट भी आ गया? क्वेश्चन बोल रहे हैं ट्रेड पेबल टेक ओवर करेंगे, अब इसमें ट्रेड पेबल का भी मैंने पॉइंट लिया है, ट्रेड पेबल को भी टेक ओवर करेंगे सब्जेक्ट टू 5% डिस्काउंट पर। बोल रहे एक अनरिकॉर्डेड लोन लाइबिलिटी है इतने रुपए की जिसको डिस्चार्ज करेगी पी लिमिटेड, कौन सी वैल्यू पर? फिर उसके बाद बोल रहे हैं परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करेंगे 20%, पेमेंट कैसा करेंगे? अब यहां से समझ में आ रहा कैश दें, लेकिन कितना कैश देंगे बताया नहीं है। एंड द बैलेंस इन फॉर्म ऑफ, हर एक शेयर कितने का रहेगा? 10 का। कितना पेड अप वाला? ये फेस वैल्यू है, पेड अप वैल्यू, ये अपने कोई काम की, लेकिन किस पर? 7 रुपए की प्रीमियम। सारे बच्चे बताओ क्या आप मेरे को इशू प्राइस बता सकते हो? बताओ कितना आएगा? 8 रुपए पेड अप प्लस 7 रुपए की प्रीमियम, कितनी हो गई? 15। मतलब हम शेयर कितने में इशू करेंगे? 15 रुपए में इशू करेंगे। सबको समझ में आया कि नहीं? इन जनरल अभी तक जितने क्वेश्चन आपने किए हैं ना, सब में सारे बच्चे मेरे को ये बताओ इशू प्राइस और परचेसिंग कंपनी की मार्केट प्राइस हमेशा कैसी होती थी? सेम होती थी कि नहीं? और ये स्पेशल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें इशू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों की क्या है? अलग अलग है। आगे बोल रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड इज रिप्रेजेंट, कितने रुपए का चल रहा है और मैं कितने में इशू कर रहा हूं? जोर से बोलो। 15 में। अब मेरा क्वेश्चन ये है मैं कौन सी प्राइस कंसीडर करूं, मार्केट प्राइस की इशू प्राइस? जोर से बोलो। तो पीसी के लिए इशू प्राइस लेंगे। फिर सर ये 100 रुपए का क्या होगा? 100 रुपए एक्स्ट्रा आपको दिया है अगर, तो वो फ्रैक्शनल शेयर के लिए होगा। किसके लिए होगा? मतलब मैं बिना पढ़े क्वेश्चन में बोल सकता हूँ कि इसमें फ्रैक्शनल शेयर आएगा। क्या आएगा? जोर से बोलो। और फ्रैक्शनल शेयर होल्डर हमेशा मार्केट प्राइस की वैल्यू के हिसाब से पैसा लेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो 100 रुपए का यूज कहां करोगे? फ्रैक्शनल में। अगर ये दोनों सेम होते तो हम 15 रुपए ही ले लेते दोनों जगह। वो क्वेश्चन आपने खूब किए हैं। क्लियर है कि नहीं? बट यहाँ फ्रैक्शनल शेयर के लिए 100 रुपए यूज करोगे। सबको याद रहेगा कि नहीं? बोलो। तो ध्यान से लिख लो, आपकी कॉपी में एक नोट लगा के क्या बोला मैंने, फटाफट बोलो। व्हेन द इशू प्राइस एंड मार्केट प्राइस आर डिफरेंट देन इशू प्राइस यूज्ड इन पीसी। बोलो। बोलो आया ना? बट मार्केट प्राइस कहां यूज करोगे? फ्रैक्शनल शेयर में। मार्केट प्राइस रूट इज फ्रैक्शनल शेयर। तो इससे क्या होगा बेटा, आपका पेमेंट मेथड भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पेमेंट, क्योंकि पीसी अब कम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? नेट एसेट से कम ज्यादा हो जाएगा। सबको याद रहेगा कि नहीं? बोलो। तो ये बिल्कुल डिफरेंट केस है, कभी एग्जाम में आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। आगे बढ़ू ओ भाइयों, चलो आगे। मैंने आपसे बोला था हर एक इंफॉर्मेशन का कुछ तो यूज करना चाहिए। मैं ऐसा भी कर सकता हूं 100 रुपए को इग्नोर कर दूं, तो इंस्टीट्यूट को अच्छा लगेगा क्या? बोलो। यूज करना है इंफॉर्मेशन को तो यूज तो करेंगे। चलो हाँ जी, मैंने बोला इन केस ऑफ इशू प्राइस ऑफ परचेसिंग कंपनी एंड मार्केट प्राइस ऑफ परचेसिंग कंपनी इज डिफरेंट। अगर इशू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों क्या है? अलग अलग है, तो मार्केट प्राइस यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल शेयर पीसी कैलकुलेशन। तो मार्केट प्राइस का यूज केवल कहां करोगे? फ्रैक्शनल शेयर के कैलकुलेशन में यूज करोगे, बाकी के लिए नहीं।
आगे पढ़ो। बोल रहा है हम डिवेंचर इशू करेंगे 14% वाले 96% पर, जिससे कि 10% डिवेंचर जो 20% प्रीमियम पर रिडीम करना है वो रिडीम हो जाए। खर्चे का पॉइंट भी मैंने डाल दिया है कि रियम्बर्स कर देगी पी लिमिटेड 10,000, जबकि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है 12। तो मैंने ये डाल दिया कि परचेसिंग कंपनी भी कुछ खर्चा बियर कर रही है और वेंडर कंपनी भी केयर कर रही है। इस स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन रखना है कितने साल, 2 साल के लिए। वो नहीं भी लिखा होता तो भी हम एंट्री डालते, ये पॉइंट भी आ गया। अब नीचे पॉइंट दिया है कि 31 मार्च के पहले वी लिमिटेड ने गुड्स बेचा था पी को कितने रुपए में, 30 का गुड्स कितने में बेचा था, और बोल रहा है 25,000 का गुड्स अभी भी बचा हुआ है स्टिल इन स्टॉक। क्या वही वाला पॉइंट होगा जो अभी वो डिस्कस किया था, मैं सेम लेके आया हूं ताकि हमारा टाइम बचे। क्लियर है कि नहीं? और बताओ, बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड है 20,000 रुपए अभी भी पी से लेना। क्लियर है कि नहीं? ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ऑन पी 60,000 रुपए जो कि परचेस ऑफ स्टॉक था पी लिमिटेड का। बोल रहा है विच हमने जो बेचा था वो 20% कॉस्ट पे बेचा था और वही 4/5 स्टॉक स्टिल इन स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट इन पी लिमिटेड में इंक्लूड है 9,000 रुपए जो कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ऑफ बी लिमिटेड है। आपने ऊपर भी निकाल लिया था कि नहीं, कॉमन डेप्ट कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। अब बोल रहे प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और ये सब बनाना है, और नीचे बोला पास द जर्नल एंट्री पी लिमिटेड ने प्रिपेयर द बैलेंस शीट। क्या इसमें सब कुछ आ गया? बोलो बताओ। क्वेश्चन चालू करने से पहले सबसे पहला काम मैं क्या करूं, पीसी निकालूं। क्या निकालूं? अब पीसी के लिए मैं कौन सी मेथड लगाऊं, क्यों नेट एसेट क्यों? अरे गुडविल की तो ठीक है, यहां बताओ कितना कैश दे रहा है बताया क्या, कितने शेयर दे रहा है बताया क्या, शेयर दे रहा है कैश दे रहा है ये बोला है, कितने दे रहा है ये बताया ही नहीं, तो कौन सी मेथड पे जाएंगे? नेट एसेट। चलो नेट एसेट लगाते हैं। चलो सबसे पहले हम लेते हैं असेट। असेट में क्या बोला है इनने, सारे बच्चे बताओ। बोले टेंजिबल फिक्स असेट का 50% टेक ओवर करेंगे मोर देन 100% पर। बोलो तो टेंजिबल असेट देखो, टेंजिबल असेट ऊपर कितने की दिख रही हैं, फटाफट बोलो। 1,50,000। 1,50,000 का 50% किया मैंने तो 75,000। 75,000 की चीज मोर देन 100% पे टेक ओवर करेंगे तो कितना हो गया, 1.5 लाख। बची 50% असेट और उनको क्या बोला था 16/2/3% डिस्काउंट पर, तो ये आगे वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अरे हाँ है ना, लिखा था कि भैया 50% डिस्काउंट पे लेंगे इतने कम पर, तो इतना कम कर दिया, तो ये असेट हो गई फिक्स असेट। इन्वेंट्री को क्या बोला था कि 10% कम पे टेक ओवर कर रहे हैं, तो यहां देखो मैंने 10% कम पे लिया। डेटर को क्या बोला था 10%। अच्छा यहां पीसी निकालते समय पीएफडीटी का कैलकुलेशन नॉर्मल होगा, वो तो टेक ओवर होने के बाद की एंट्री है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां देखो 65,000 का 10% कम कर दिया, ले लिया। बोलो आया ना। फिर कैश एंड बैंक मैंने, अब जरा देखो ध्यान से, कैश एंड बैंक में मेन चीज सबसे पहले तो कैश एंड बैंक से डिविडेंड बटा होगा। क्या बटा होगा? तो आप मेरे को बताओ कितना डिविडेंड बांटा, 5%। किस पे बांटा होगा? 2 लाख की कैपिटल पर। 2 लाख का 5% करो कितना होता है, सुनाई नहीं दिया, तो 10,000 ये लिया। और सारे बच्चे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्या वेंडर कंपनी को भी बियर करना पड़ेंगे, कितने रुपए, 2,000। 10,000 तो कौन लौटा देगी, पी। टोटल खर्चा कितना हुआ, तो वी को केवल कितना देना है, तो 2,000 की कैश बचा के रखना पड़ेगी कि नहीं। तो 2,000 की कैश देखो मैंने यहां से क्या कर दी माइनस, तो 10 का डिविडेंड 2 की कैश मान के बची हुई कैश ही टेक ओवर होगी। बोलो। साथ ही साथ क्वेश्चन बोल रहा था गुडविल, गुडविल कितने की हो गई 50, तो टोटल एसेट इतने की टेक ओवर हो रही है। लाइबिलिटी में क्या बोला था, ट्रेड पेबल को 5% डिस्काउंट पे लेंगे, इतने के ट्रेड पेबल जाएंगे। डिवेंचर 20% प्रीमियम पे रिडीम हो रहे थे, तो डिवेंचर इतने के हो गए। बोलो हाँ है ना? बोलो। और फिर बोला था एक अनरिकॉर्डेड लोन था कितने का, जिसका पेमेंट पी करेगी, तो वो भी हमने माइनस कर दिया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी ले ली। क्लियर है कि नहीं? सारे बच्चे बताओ, ये हमारी टोटल लाइबिलिटी हो गई, ये टोटल असेट्स हो गई। पीसी कितना आ गया, 1,62,500। क्या ये मेरी नेट असेट्स आ गई? क्या आ गई? नेट असेट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जो नेट असेट आई है उसका कितना परसेंट, 20% पेमेंट किस में करेंगे, तो ये मैंने कैश दे दिया 32,500 का। सबको समझ में आया कि नहीं?
अब बचा 80% पेमेंट, बोल रहे थे 15 रुपए वाले शेयर इशू करेंगे। जरा सारे बच्चे करना, 1,62,500 का 80% करना, 1,62,500 का 80% करो तो जरा क्या आ रहा, क्या आया। और एक शेयर हम इशू करेंगे 15 रुपए के भाव वाला, डिवाइड बाय 15 करना, जरा कितना आ रहा, क्या 8666.666 आ रहा है, क्या आया फ्रैक्शन की नहीं। तो 866 शेयर ही देंगे और एक शेयर 15 रुपए का देंगे तो इतने के शेयर दे देंगे। अब जो 0.66 आ रहा था बताओ, उसके बदले में क्या देना पड़ेगी, कैश। अच्छा, कैश का कैलकुलेशन आप 15 रुपए से करोगे क्या, नहीं, किससे करेंगे, मार्केट प्राइस से। तो इतने रुपए की कैश देंगे तो हमारा पीसी और नेट असेट में डिफरेंस आया कि नहीं, तो यहां नेट पेमेंट भी लग गई और नेट असेट भी लग गई। समझ में आया कि नहीं, बोलो किसी को कोई डाउट, पक्का क्लियर हुआ। क्यों, क्योंकि अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते, किससे मल्टीप्लाई करते, 15 से, तो ये 10 आता, और अगर ये 10 रुपए आता तो पेमेंट सेम मिलता है 1,62,500 ही। अभी तक आप यही करते थे, बट क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे रखी है इसलिए मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई 1,62,557 रुपए। क्लियर है कि नहीं, पीसी हो गया। जरा एंट्री डालना चालू करें, किसकी बुक्स में एंट्री डाल रहे हैं, पी। पहली एंट्री भैया डिविडेंड की, क्योंकि पी ने भी डिविडेंड बांटा है। कितने परसेंट डिविडेंड बांटा ना पी ने, जोर से बोले रे, उसने कितने पे दिया होगा, 6 लाख। 6 लाख का 5% करो जरा, 30,000। डिविडेंड आपकी एंट्री सिखाई थी, क्या होती है डिविडेंड बांटने की एंट्री, वेरी गुड, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, और फिर डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, इसका कोई लेना देना था क्या, नहीं, हो गई एंट्री। आप सारे बच्चे बताओ पहली एंट्री कौन सी वाली, बिजनेस परचेस अकाउंट टू, कितने से, पीसी के अमाउंट से, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये है मैन, ये है मैन। अब मेरे को बताओ, क्या आपने पीसी, ध्यान से सुनना, क्या आपने पीसी नेट असेट के बराबर दिया है क्या, कि चेंज किया है, तो फिर गुडविल बैलेंसिंग फिगर आएगी, गुडविल क्या आएगी, और यहां पर हमको प्रोविजन वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा, वो पीएफडीडी वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं, वो ऊपर वाला नहीं ले सकते क्योंकि कॉमन डेप्ट नीचे कैंसिल होगा, तो यहाँ पीएफडीडी भी कैंसिल करना पड़ेगा। अब एक एक एंट्री ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं ले रहा हूं टेंजिबल फिक्स एसेट, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेम वैल्यू पे आ जाएंगी जो हमने पीसी में निकाला था। जरा टोटल लगाना, 150 प्लस 62,500 लगाओ जरा, कितना हो रहा, तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। गुडविल पे अभी ध्यान मत देना, गुडविल को छोड़ देना, आप बोलो तो मैं गुडविल को हटा देता हूं, ठीक है। चलो आप मेरे को बताओ कितना लिखोगे, 2,12,000, पहली वाली टैली हो गई। इन्वेंट्री भी हम उतनी लिखेंगे जितना यहां दे रखी थी, सेम वैल्यू, कितनी दे रखी, 49,500, क्योंकि इसका अनरियलाइज प्रॉफिट तो बाद में कैंसिल करेंगे, तभी सेम वैल्यू। क्लियर। दूसरा, सारे बच्चे बताओ, ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन बोल रहा था बुक वैल्यू पे टेक ओवर हो रहे हैं, तो मैं पूरा वही लिखूंगा, कितना, 65, कितना लिखूंगा, 65। तो मैंने देखो ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा, 65, लेकिन नीचे जब पीएफडीडी लिखूंगा, ओ माय गॉड, सारे बच्चे बताओ पीसी में पीएफडीडी आपने कितना लिया था, देखो जरा, पीसी में पीएफडीडी कितना लिया था, 6,500 लिया था कि नहीं, लेकिन अभी 6,500 मेरी बुक्स में नहीं आएगा। वो 20,000 जो मैंने कैलकुलेशन सिखाया था, बताओ पहले वो क्या होगा, माइनस, और उसका कितना परसेंट, 10%। सारे बच्चे बताओ कितना आएगा, 4,500। आप चाहो तो यहाँ 6,500 लिख के बाद में कैंसिल भी कर सकते हो, बट ज्यादा अच्छा है यही कैंसिल कर दो। क्लियर है कि नहीं, ओ भाइयों समझ में आयो, ये 20,000 क्यों माइनस हो गया, समझ में आया, क्योंकि 20,000 आगे जाके वी लिमिटेड का कॉमन डेप्ट कैंसिल होगा, हालांकि कैंसिल होगा 80, लेकिन उसमें से खाली वी लिमिटेड के डेटर कितने थे, 20, तो 20 ही माइनस करके करेंगे। क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो ये 4,500 ही लिखा, 6,500 नहीं लिखा। फिर सारे बच्चे बताओ, बैंक हमारा वही आएगा जो हमने ऊपर निकाला था, बताओ बैंक कितना निकाला था, 23,500, तो क्या मैंने 23,500 ही लिखा है, बोलो हाँ है ना। फिर अब नीचे आ जाओ, तो नीचे जरा देखो, तो नीचे में आपको एक तो ट्रेड पेबल मिल रहा है, ट्रेड पेबल कितने के हैं, जोर से बोले रे,
तो मैंने 140 ही लिखा है, देखो जरा लिखा है कि नहीं। अब ट्रेड पेबल में भी सेम कैलकुलेशन, क्या ये भी डिस्काउंट पे हुए थे? बोलो, अरे कोई बोल ही नहीं रहा। ये भी डिस्काउंट पे हुए थे, तो इसमें भी तो कॉमन डेप्ट है। अब हमारे क्रेडिटर में पी का नाम लिखा हुआ है, वो कितना लिखा था बेटा? 60,000। कितना लिखा है? तो यहां देखो मैंने डिस्काउंट का भी प्रोविजन बनाया 5% से, 140 में से कितना माइनस किया? 60। तो ये डिस्काउंट डेबिट कर दिया। क्लियर है कि नहीं? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? दोनों बातें समझ में आएंगी नहीं? ये प्रोविजन क्यों एडजस्ट हुई है? क्योंकि दोनों में क्या है? कॉमन डेप्ट है। फिर उसके बाद डिवेंचर को तो हम 60,000 पे ही रिकॉर्ड करेंगे अभी, क्योंकि पेमेंट बाद में करेंगे इसका। क्लियर? अनरिकॉर्डेड लोन था एक, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। और टू बिजनेस परचेस। अब इसमें डिफरेंस आएगा। इसमें क्या आएगा? डिफरेंस। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि पीसी में जो हमने कैलकुलेशन में लिया था और यहां लिखा, उसमें क्या आ गया? डिफरेंस। अभी सारे बच्चे बताओ, ये जो डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कहां डालोगे? जल्दी से बोलो। गुडविल। कहां डाल दोगे? गुडविल में। सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुई एंट्री की नहीं? ये आ गई हमारी गुडविल। उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट में क्या क्या दिया है आप सारे बच्चों को पता है। हम लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना कैश दिया था। अरे हाँ है ना, जो इक्विटी शेयर्स दिए थे, इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू जाएगी इक्विटी शेयर्स में। 5 रुपए की प्रीमियम थी, कहां चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। उसके बाद सारे बच्चे बताओ, कुछ खर्चे हम बियर कर रहे थे। कितने? 12 का खर्चा हुआ, लेकिन हम कितना बियर कर रहे हैं? 10। तो 10 की एंट्री क्या डालोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 10,000 की एंट्री ये भी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? कौन सी? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री। याद आया कि नहीं? अभी सारे बच्चे बताओ, इन्वेंट्री की वैल्यू कम करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है कि नहीं? अनरियलाइज प्रॉफिट मैंने ऊपर निकाला था, 2 अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेंगे। एक पी ने भी को बेचा था और एक भी ने पी को बेचा था। ऊपर मैंने कैलकुलेशन सिखाया था, सेम वही वैल्यू है। 2 एंट्री डालेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, एक ये वाली और एक और होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। 2 बार एंट्री डाली कि नहीं? दोनों का अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल हो गया, पी ने भी वाला और भी ने पी वाला। फिर सारे बच्चे बताओ, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल में 20 ये कॉमन डेप्ट था, 60 ये कॉमन डेप्ट था। मैंने दोनों जगह का क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। टोटल मिला के कितना कैंसिल हुआ? 80,000। ये सबको समझ में आया? 20 है 60 है, बोलो हाँ है ना? पक्का? ये कैंसिल हो गया। समझ में आया इतना? फिर उसके बाद डिवेंचर का पेमेंट जो मैंने अभी आपको लिखा था, देखो जरा, क्या डिवेंचर का पेमेंट वही लिखा? 60,000 कैंसिल किया पूरा। पहले ये जो डिवेंचर आ रहा था यहाँ पर 60,000 रुपए से आपने यहाँ क्रेडिट कर रखा होगा सेकेंड एंट्री में, देखो कर रखा है कि नहीं? ये 60,000 मैंने डेबिट कर दिया डिवेंचर का। कहां गया? ये रहा, 60,000 डेबिट कर दिया। बोलो, अब पेमेंट सारे डिवेंचर होल्डर को देना है कि 400 को ही देना है? तो 400 का डिस्काउंट और 400 का डिवेंचर इशू किए वो लिख दिए, और बाकी जो 100 थे, बाकी क्या थे बेटा? 100 के लिए हमारे पास खुद के डिवेंचर थे कि नहीं? वो हमने क्या कर दिए? कैंसिल। डिफरेंस आया, वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां चला जाएगा? जोर से बोलो। कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है कि नहीं? अब मेरी ही बुक, इसी बुक्स में देखो गुडविल भी आ गई, और तो क्या ये दोनों दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे क्या? मैंने बोला था दोनों में से कोई एक जाएगा। क्या मेरे को लास्ट में सेटल करना पड़ेगा? तो ये देखो मैंने सेटल कर दिया। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन बोल रहा था अनरिकॉर्डेड लोन जो था उसका पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट कर दिया। और लास्ट पॉइंट स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करना है, तो मेंटेन कर लिया। सारे बच्चे बताओ, क्या एंट्री समझ में आई कि नहीं? अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ ले, कुछ भी, वो सब आ गया। इससे ज्यादा इंस्टीट्यूट पूछेगा ही नहीं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन में मैंने सब डाल रखा है, तो तुमको थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट दिख रहा होगा, बट ये एक आध पॉइंट आपको किसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ मिलेगा। ये सारे पॉइंट एक साथ नहीं आएंगे, मैंने एक में ही सब डाल दिया। सबको याद रहेगा कि नहीं? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? करते बनेगा? हाँ जी। क्यों भैया ये नो सिग्नल क्यों हो गया? कब से हो गया? और ये अभी अभी हुआ क्या? सिग्नल आ, समझ में आ गया? पक्का? डिवेंचर वाला पॉइंट समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? समझाऊं वापस से? डिवेंचर की समझ में आ गया? आ गए हो? डिस्काउंट और प्रोविजन वो समझ में आ गया है?
बस इतने ही एडजस्टमेंट होते हैं, बाकी और कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। इंस्टीट्यूट को अगर सबको लगेगा कि भाई अमलगमेशन ऐसा पूछना है कि बने ही ना, तो इनमें से वो एक आध पॉइंट डाल देता है। समझ में? अब सारे नहीं डालेगा, सारे मतलब फिर तो अन्याय हो जाएगा फिर तो अन्याय हो जाएगा। चले भाई आगे देख ले, अगर यार ये मेरे को यूट्यूब पे भी डालना है। चलो सबको समझ में आ गया? अच्छा ये वाला पॉइंट समझ में आया, गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्यों कैंसिल किया? याद है मैंने बोला था गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों साथ साथ बैलेंस शीट में है, तो दोनों कैंसिल होगा। स्ट्रेटेजिक रिजर्व समझ में आ गया, ये पेमेंट किया और ये डिवेंचर का पेमेंट किया, क्लियर है कि नहीं? बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट तो बना ही सकते हो, क्या करोगे फटाफट बोलो, बैलेंस शीट में क्या करोगे जल्दी से बताओ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। बैलेंस शीट में क्या होता है देखो भैया, ये रहा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या लिखोगे तो आप मेरे को बताओ। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आएगी फटाफट बोलो, हमारी शेयर कैपिटल और क्या रिजर्व एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जनरली ये दो हेड ही आते हैं, बाकी कुछ आता नहीं है। और बताओ करेंट लाइबिलिटी में चारों चीजें आ सकती हैं। असेट्स में जनरली टेंजेबल इंटेंजेबल के साथ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, और ये हमारे 6 के 6 हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किसमें क्या आएगा, सबसे पहले अथोराइज शेयर कैपिटल लिखेंगे, केवल किसकी, वेंडर की नहीं लिखना है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एब्जॉर्शन है, क्या है फटाफट बोलो, तो हम केवल किसकी लिखेंगे। दूसरा सब्सक्राइब एंड पेड अप में जो परचेसिंग कंपनी की थी वो तो लेना ही है, जितना आपने लिक्विडेटर को इशू किया उसकी फेस वैल्यू इसमें क्या कर दोगे प्लस, तो आपकी ये शेयर कैपिटल आ जाएगी। सेम प्रेफरेंस शेयर परचेसिंग कंपनी की तो लेना ही है, जितना लिक्विडेटर को प्रेफरेंस शेयर इशू किए उसकी फेस वैल्यू जोड़ के यहां लिख दोगे, क्लियर? अगर कोई कॉलम एरियर है तो माइनस करके दिखा देना, काम खत्म हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? ये शेयर कैपिटल। इसमें जो लिक्विडेटर को इशू किए हैं शेयर वो अदर देन कैश कंसीडरेशन है, तो आपको नंबर अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेंगे। और मैंने आप सबसे बोला है कि बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिस्क्लोजर, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं? फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जो परचेसिंग कंपनी की वो तो आएगी आएगी, साथ ही साथ शेयर इशू करने के समय जितना लिक्विडेटर में सिक्योरिटी प्रीमियम आई थी वो भी आएगी, डिवेंचर इशू किए थे उसकी कोई प्रीमियम आई थी तो वो भी आएगी, क्लियर है कि नहीं? पुराने डिवेंचर को नए डिवेंचर दिए होंगे कि नहीं, वो जोड़ देंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। जनरल रिजर्व केवल परचेसिंग कंपनी का लेंगे, वेंडर कंपनी का जनरल रिजर्व इसमें प्लस नहीं होगा। डिवेंचर रिटर्न रिजर्व परचेसिंग कंपनी का, सीआरआर केवल परचेसिंग कंपनी का। कैपिटल रिजर्व जो हमारा परचेसिंग कंपनी का था, अगर हमको प्रॉफिट ऑन अमलगमेशन हुआ है या फिर ऑन डिवेंचर कैंसिलेशन पे कोई कैपिटल रिजर्व आया तो वो ले लोगे। इसमें अगर हमारी सेकंड एंट्री में गुडविल आई थी तो गुडविल को क्या कर दोगे, सेट ऑफ, बचा हुआ कैपिटल रिजर्व यहां लिखोगे अगर बच रहा है तो, क्लियर है कि नहीं? फिर जो हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व थे जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व, समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे कोई रिजर्व थे परचेसिंग कंपनी के तो वो भी लेना, उसमें वेंडर कंपनी के रिजर्व जोड़ोगे भी और घटाएगो भी, तो लास्ट में खाली किसके बचेंगे, परचेसिंग कंपनी के बचेंगे। पी एंड एल परचेसिंग कंपनी का लेना है, अगर हमारी बुक्स में कोई फिक्टिशियस एसेट आ गई लाइक अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह दे रखे, उनको क्या कर दोगे, माइनस और माइनस करके यहां शो करोगे, क्लियर है कि नहीं? फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे डिवेंचर आएंगे, अरे हाँ है ना, जितने हमने और इशू कर दिए वो जोड़ दोगे फेस वैल्यू पर। टर्म लोन दिया होगा तो टर्म लोन लिख देना, जो हमने पेमेंट कर दिया वो माइनस कर देना। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में खाली एम्प्लॉय के प्रोविजन आते हैं, किसके आते हैं, उसमें हमारे भी लेंगे और वेंडर कंपनी के भी जोड़ के लिखेंगे। सेम ट्रेड पेबल में हमारे और उनके दोनों के जोड़ के लिख दोगे। इसमें से जितना कॉमन डेप्ट कैंसिल हो गया वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बचा हुआ लिख दोगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हमारा उनका दोनों का जोड़ के लिखोगे, क्लियर है कि नहीं बोलो? इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारा उनका प्रोविजन दोनों का जोड़ के लिख दोगे। अदर करेंट लाइबिलिटी में हमारी लाइबिलिटी और उनकी लाइबिलिटी दोनों को ऐड करके लिख देंगे। फिर सेम पीपी हमारी और उनकी जोड़ के लिख देंगे, हमारी बुक वैल्यू पर उनकी फेयर वैल्यू पर जो हमने टेक ओवर करी थी, क्लियर है कि नहीं?
वो सब यहाँ ऐड ऑन करते जाएंगे। इंटेंजिबल एसेट भी हम ले लेंगे। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, ध्यान रखना गुडविल सेकंड एंट्री में भी आ सकती है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में भी आई होगी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल किया था वहां भी आई थी। ये सब गुडविल जोड़ देना, जितना कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ था वो क्या कर देंगे इसमें से माइनस, बची हुई गुडविल यहाँ आएगी। पेटेंट दिखा देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जो कैंसिल होगा वो माइनस कर देंगे, बचे हुए सेम दिखाएंगे। बोलो आए ना। डेट टैब आपको ट्रेड रिसीवेबल में भी ये पीएफडीडी यहाँ जो बनाया वही वाला लोगे जो सेकंड एंट्री में कैलकुलेशंस किया था। क्लियर है कि नहीं? डिस्क्लोज करोगे। इन्वेंट्री में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर दिया है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जितना लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेटर को पेमेंट किया है वो माइनस करके लिख दोगे, काम खत्म हो जाएगा। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और अदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर करंट असेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी को फुटनोट में डिस्क्लोज कर दोगे। बाकी सब कुछ सेम है। मेन दो चीजें बताओ क्या? तीन चीजें मेन है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड, सबको याद रहेगा, उसमें केवल हमारे लेना और किसी के नहीं। और लास्ट कैश एंड बैंक, जो आपने पेमेंट कर दिया वो माइनस करके खाना का निकालना पड़ेगा। बाकी सब तो जोड़ जोड़ के लिखना है। लिख लोगे क्या? बोलो। ये हमारा क्या हो गया, फटाफट बोलो। बैलेंस शीट। ऐसी ही बैलेंस शीट मैंने इनकी बना दी है, देखो जरा, ऐसी ही बैलेंस शीट मैंने इनकी बना दी। इसमें मैंने दो ही नोट बनाए हैं, किसके? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के। बाकी ये बैलेंस शीट का टोटल यहाँ दिया हुआ है, काम खत्म, घर पे जाके चेक कर लेना। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद हमको किसकी बुक्स क्लोज करना थी? वेंडर कंपनी में हम सारी एसेट टेक ओवर कर रहे हैं तो बुक वैल्यू पे ही लिखेंगे। बोलो। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना टेक ओवर किए? डिविडेंड और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पैसा छोड़ने के बाद, तो ये टेक ओवर वाला आ गया। फिर हम क्या करेंगे? यहां सारी लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहां ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? पीसी ड्यू कर लिया, क्या कर लिया? पीसी ड्यू कर लिया, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर है नहीं, कोई लाइबिलिटी छोड़ी नहीं है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारा आ गया रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। सबको याद रहेगा कि नहीं? बैंक बैलेंस हमारे पास इतना था, बोलो। इसमें हम 10,000 रुपए इनसे लेंगे भी और 10,000 रुपए उनको देंगे भी, तो ये 10,000 लिए दिए हैं कौन से? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। देखो यहां से पेमेंट हुआ, यहां रिसीव हुआ, किससे? परचेसिंग कंपनी से, तो ये नोशनल एंट्री है। बोलो। पीसी में इतना कैश आया वो लिया है, इसमें हमने पेमेंट में डिविडेंड इतना पे किया था, इतने का रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया, टेक ओवर हो गया। बोलो आया ना? इतने हमने खर्चे कर दिए, ये 10,000 की तो नोशनल एंट्री जो आया भी और गया भी। क्लियर है कि नहीं? बचा हुआ कैश किसको दे देंगे? इक्विटी शेयर्स होल्डर को। इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिखी, इसमें सारे रिजर्व लिख लिए इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व। पेमेंट कर देंगे, क्या क्या देंगे इनको? इक्विटी शेयर्स दिए और क्या दिया? कैश दिया। बाकी रियलाइजेशन लॉस लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ शेयर दिए हुए हैं, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन ये वाला देखो, जिसको हम सेपरेटली करते हैं, खाली बुक्स क्लोज करते हैं, केवल क्या करते हैं? बुक्स क्लोज करते हैं। किसकी? वेंडर कंपनी। क्लियर है कि नहीं? इसमें देखो क्या हमारे पास ये बैलेंस शीट दे रखी है, बोलो। अब लाइन से सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री, सबसे पहले बताते जाना। फिक्स एसेट कहां ट्रांसफर कर दूं? तो ये देखो मैं एक एक चीज को यहां पर अंडरलाइन करता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं। फिक्स एसेट 60,000 रुपए यहां डेबिट, सॉरी क्रेडिट साइड में लिखा है, यहां डेबिट साइड में लिख दिया 60,000 फिक्स एसेट का। किसी को, सॉरी 6 लाख, कितने रुपए फटाफट बोलो? 6 लाख। किसी को कोई दिक्कत? और बोलो। नेक्स्ट एसेट कौन सी दे रखी? देखो जरा, गुडविल। गुडविल कितनी दे रखी? कहां ट्रांसफर कर दूं? रियलाइजेशन में गुडविल आ गई। फिर क्या दे रखा क्वेश्चन में? देखो स्टॉक। स्टॉक भी कहां जाएगा? रियलाइजेशन। क्या मैंने स्टॉक भी ट्रांसफर कर दिया? फिर स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम देखो जरा, क्या दे रखा? कैश एंड बैंक। क्या कैश एंड बैंक टेक ओवर हो रही है? नीचे देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल एसेट टेक ओवर कर रहे हैं एक्सेप्ट, अगर कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं कर रहे हैं और स्टॉक भी नहीं कर रहा है, लेकिन स्टॉक तो जाएगा भले टेक ओवर हो नहीं हो, लेकिन कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं हो रही तो ओपन होगा सेपरेटली। तो हमने देखो कैश एंड बैंक अकाउंट अलग से बना लिया, यहां पर कैश एंड बैंक अकाउंट, ये देखो, और यहां लिख दिया इसका ओपनिंग बैलेंस। कितने रुपए? जोर से बोलो। 2 लाख। किसी को कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट आइटम देखो जरा, क्वेश्चन बता था डेटा। डेटा जाएंगे तो डेटर हमने कहां ट्रांसफर कर दिए? रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नीचे क्वेश्चन में था अंडरराइटिंग कमीशन। बताओ ये कहां जाएगा? सीसीएस एसेट्स है, कहां जाएगा?
इक्विटी शेयर्स, तो ये हमने इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा होगा, ये देखो ट्रांसफर कर रखा है कि नहीं। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में आप देखो जरा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने की दे रखी, तो ये कहां ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर सारे बच्चे बताओ नेक्स्ट आइटम क्या था, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दोनों भी कहां चले जाएंगे बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, दोनों ट्रांसफर कर दिए। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एक पॉइंट दिया है, बोल रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम कितना आ रहा है, और जबकि ऊपर रिजर्व कितने का दिख रहा है, 1 लाख, तो क्या करोगे अब बताओ जरा, 70,000 चला जाएगा रियलाइजेशन में, तो ये देखो 70,000 रियलाइजेशन में लिखा, बाकी बचा हुआ 30,000 कहां चला जाएगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आई ट्रांसफर एंट्री। फिर उसके बाद क्वेश्चन इज सेइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की दे रखी, 2 लाख, कहां जाएगा ये, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में, तो इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये देखो सही है क्या। फिर सारे बच्चे नेक्स्ट आइटम बताओ, नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा, डिवेंचर, डिवेंचर कितने के थे, 1 लाख, तो डिवेंचर भी ट्रांसफर कर दिए कहां पर, रियलाइजेशन में, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी कहां चला गया, रियलाइजेशन में, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, क्लियर है कि नहीं। अब नीचे बोल रहे थे कि हम क्रेडिटर टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं टेक ओवर कर रहे हैं। अब सारे बच्चे बताओ, अगर इन्हें क्रेडिटर टेक ओवर नहीं किए तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिटर का सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा, तो ये देखो मैंने क्रेडिटर का एक सेपरेट अकाउंट बनाया हो, क्रेडिटर यहां लिख दिए, क्लियर है कि नहीं। अब बताओ क्या मेरी सारी लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीसी निकाल लें, क्या निकाल लें, और पीसी निकालना सबको आती है। ए लिमिटेड 3 शेयर दे रही 4 के बदले में बताओ, और ये 6 शेयर दे रही, बताओ पीसी कौन सी मेथड से निकलेगा, जोर से बोलो रे, नेट पेमेंट से निकलेगा। अब पीसी पे मैं ज्यादा टाइम फोकस नहीं करूंगा, मेरा आ गया, कितना आ गया, पीसी ड्यू कर लूं, पीसी ड्यू करने की एंट्री क्या बताई थी बताओ, एक इफेक्ट कहां दोगे, जोर से बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट में, यहां क्रेडिट कर दोगे 12 लाख, और कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, परचेसिंग कंपनी का अकाउंट, ये देखो मैंने परचेसिंग कंपनी का अकाउंट 12 लाख रुपए से डेबिट कर दिया। अब इनसे वो ले लेते हैं जो दे रहे थे, क्या क्या दे रहे हैं, इक्विटी, और क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस, तो इक्विटी के बदले मैंने इक्विटी ले ली, और क्या ले लिया, प्रेफरेंस, तो यहाँ क्रेडिट किया और यहाँ क्या कर दिया, डेबिट, डबल इफेक्ट हो गया, बोलो। अब पीसी का काम खत्म हो गया। अब भैया जो क्रेडिटर वो टेक ओवर करके नहीं ले जा रहा है, उनका पेमेंट कर दो, तो उनका पेमेंट कर दो कैश एंड बैंक में, यहाँ क्रेडिटर 90% पे सेटल कर दिए। अच्छा जो डिफरेंस आया वो कहाँ चला गया, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा फटाफट बोलो, क्रेडिट आ गया, क्रेडिटर 15,000 रुपए का डिफरेंस, बोलो आया ना। अब पेमेंट कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या क्या देना था, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये प्रेफरेंस शेयर देना है, तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दे दी, यहाँ भी डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस भी कहाँ चला जाएगा, तो ये डिफरेंस भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया। क्या ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। स्टॉक को वो टेक ओवर नहीं कर रहे थे, तो हमने ओपन मार्केट में क्या कर दिया, बेच दिया, यहाँ क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट में यहाँ डेबिट कर दिया 2 लाख रुपए, क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस सारे वही बियर कर रहे हैं, इसलिए हमारी बुक्स में कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं होगी, बस निकाल लो रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में। लास्ट में हमारे पास 2 अकाउंट बचेंगे, इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड और दूसरा कैश एंड बैंक, दोनों यहाँ डेबिट करके यहाँ क्रेडिट कर देंगे। बताओ क्या दो अकाउंट क्लोज हो जाएंगे कि नहीं, बताओ करते बनेगा कि नहीं। ये किसकी बुक्स हो गई, वेंडर कंपनी की बुक्स ऐसे ही क्लोज करोगे, चाहे क्वेश्चन इन द नेचर ऑफ परचेज का हो, चाहे इन द नेचर ऑफ मर्जर का हो, सबको याद रहेगा कि नहीं। बस एक लास्ट क्वेश्चन और, जिसमें मर्जर और परचेज मैं दोनों साथ साथ करूंगा, क्लियर है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, मर्जर की एंट्री, किसकी एंट्री बेटा, मर्जर। अब देखो जरा मर्जर की एंट्री देखते हैं, मर्जर का भी मैं एक क्वेश्चन है यहां पर, देखा इस क्वेश्चन में मर्जर के सारे पॉइंट ही कवर हैं, अगर ये आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। मैंने आपको कितने क्वेश्चन करने का बोला, 3, ये 3 दे दिए ना, एक वेंडर कंपनी की बुक्स का सेपरेट एक साथ में दे दिया था, बोलो आया ना। ओ भाई एक एब्जॉर्प्शन हो गया, और एक क्या कर लो, मर्जर का ये वाला क्वेश्चन। अभी देखो मर्जर, मर्जर में क्या दिया है, बोल रहे हैं द फॉलोइंग वर बैलेंस शीट्स ऑफ पी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड,
बोलो। पी लिमिटेड परचेसिंग हो गई, वी कौन सी हो गई, वेंडर। नीचे बोल रहा है ऑल बी आर हेल्ड बाय वी लिमिटेड, पी एक्सेप्ट करा है, मतलब कॉमन डेप्ट की बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2007 को पी लिमिटेड टुक ओवर कर रहा है बी लिमिटेड को, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ, क्या क्वेश्चन में लिखा है, मर्जर ले रहे हैं। It was agreed to discharge the PC to the business, allotted 3 fully paid ordinary share of rupees 10 each at par for every 2 share। पीसी कौन सी मेथड से निकलेगा, अब बोलो रे, सुनाई नहीं दिया। पक्का नेट पेमेंट से निकलेगा, स्वैप दे दिया कि नहीं, और मर्जर में नेट पेमेंट ही लगता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको। आगे क्या है, आगे बोल रहे हैं इट वॉज ऑल्सो एग्रीड 12% डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे 13% डिवेंचर में, सेम वैल्यू सेम नंबर, यहां तो डिफरेंस होता ही नहीं है, वही लिखा है। एक्सपेंसेस अमलगमेशन के 1 करेगा, 1 लाख रुपए के पी बियर करेगी, और इंटरनल स्टॉक में प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट की वैल्यू निकाल के दे दी है। आपसे बोला 5 द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले पीसी निकाल लें, बताओ तो जरा कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, 600, कितने हैं, कितने शेयर दे रहे हैं, 3, कितने के बदले में, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 डिवाइड बाई 2, एक शेयर कितने का, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर 10, तो पीसी कितना हो गया, किसी को कोई दिक्कत। पहली एंट्री चाहे मैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं चाहे परचेज, अब मैंने दोनों साथ में इसलिए कर रहा था ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। पहली एंट्री में कोई फर्क नहीं हो, क्या एंट्री डालोगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड, कोई फर्क नहीं। दूसरी एंट्री बताओ, क्या मैं यहां सारी एसेट रिकॉर्ड करूंगा, बोलो। चूंकि क्वेश्चन में सारी एसेट टेक ओवर हो रही तो यहां भी सारी एसेट ही आएंगी, लेकिन मान लो क्वेश्चन में लिखा होता स्टॉक नहीं ले जा रहे तो इसमें नहीं आता, लेकिन इसमें आता, क्लियर है कि नहीं, बोलो। यहां हमको लेना थी एग्रीड वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैंने क्या पढ़ाया था, बुक वैल्यू ले। तो अभी मैंने सारी एसेट इसकी भी ले ली, सारी एसेट इसकी भी ले ली, क्लियर। लेकिन फर्क है, यहां देखो मैंने कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर भी लिया है, जबकि यहां नहीं लिया क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट्स है, बोलो याद रहेगा कि नहीं। 2 डिवेंचर होल्डर फिक्टिशियस एसेट नहीं लिया क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस है, परचेस मेथड में रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर, और मर्जर में रिजर्व एंड सरप्लस भी होते हैं तो वो भी ले लिया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं। और डिवेंचर होल्डर लिए, क्रेडिटर लिया, प्रोविजंस लिया, लिया कि नहीं, ये सब यहां भी लिए। 2 बिजनेस परचेस लिया, यहां डिफरेंस आया, कहां डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में, बोलो। यहां बताओ, यहां क्या हम फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी लेंगे, जनरल रिजर्व भी लेंगे, पीएनएल भी लेंगे, ओबीपी भी लिखेंगे। अभी पहले आप यहां पर कितने रुपए लिखोगे, 3200, तो डिफरेंस आएगा, बोलो। अभी डेबिट में डिफरेंस आएगा 3000 का, वो 3000 हमने क्या कर दिया, माइनस। अच्छा 3000 का डिफरेंस ही क्यों आया, सिंपल है, मैंने आपको सिखाया था कि बुक्स में जितनी कैपिटल है और पीसी जितना आप दे रहे हो, दोनों के बीच का डिफरेंस ही रिजर्व से क्या होगा, जोर से बोलो, माइनस। या इस एंट्री में डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर रिजर्व में से क्या कर देना, माइनस। या हमने कैपिटल रिजर्व में लिखा है, हमने यहीं से माइनस कर दिया जनरल रिजर्व से, क्लियर है कि नहीं। फिर सारे बच्चे बताओ, लिक्विडेटर का पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, सेम एंट्री। यहां स्ट्रक्चरल रिजर्व मेंटेन करना पड़ते हैं, यहां करने की जरूरत क्यों, या ऊपर ऑलरेडी फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व रिकॉर्ड कर चुके हैं तो यहां करने की जरूरत नहीं। डिवेंचर के पेमेंट सेम ही होगा, कॉमन डेप्ट सेम कैंसिल होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। सारे बच्चे बताओ, यहां एंट्री जनरल रिजर्व से होगी अनरियलाइज प्रॉफिट की, जबकि यहां कैपिटल रिजर्व से, क्लियर है कि नहीं। और सारे बच्चे बताओ, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री भी सारे बच्चे बताओ यहां कैपिटल रिजर्व से होगी, जबकि यहां पर जनरल रिजर्व से होगी। समझ में आया कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और पूलिंग ऑफ परचेज मेथड। मैंने दोनों को साथ में इसलिए किया ताकि आप डिफरेंसेस को समझ पाओ, क्लियर है कि नहीं। खत्म, ये था हमारा क्या, जोर से बोलो, अमलगमेशन। मैंने आपसे बोला था 2 दिन लगेंगे, 2 दिन इसको एक्चुअल में चाहिए, वो भी जो हमने फास्ट पढ़ा, क्लियर। अच्छा कुछ चीजें मैंने अभी छोड़ रखी हैं, नहीं बताई अभी आपको, कुछ चीजें और छोड़ रखी हैं जो आपको अभी बताई नहीं है,
वो कब बताएंगे? अभी आपका सेकंड टेस्ट होगा, थर्ड टेस्ट होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग और अमलगमीशन पे चलने लग जाए तो वो चीजें अपन और डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। हर रिवीजन में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है कि नहीं? मेरे को पता है, आप जितने रिवीजन करते जाओगे मैं आगे की चीजें बताता जाऊंगा, क्योंकि इतना आएगा तो आगे की चीज समझ पाओगे, वो नहीं बनेगा तो और नहीं समझ पाओगे। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ चीजें मैंने छोड़ रखी, आगे और डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, टेस्ट मैं ही बना रहा हूं, मैं 3 टेस्ट प्लान कर रहा हूं आपके। एक टेस्ट तो अभी ले रहा हूं, ये आपका डिफिकल्ट वाला पेपर नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा। सेकंड टेस्ट आपका मॉडरेट रहेगा और थर्ड टेस्ट आपका डिफिकल्ट रहेगा। तो तीनों तरह के टेस्ट आपको दे रहा हूं, आपको तीनों तरह के टेस्ट देना है। क्लियर है कि नहीं? अभी मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूं कि अभी मैं क्वेश्चन कैसे देने वाला हूं, इजी नॉर्मल जैसे कि इंस्टीट्यूट देता है, फिर थोड़ा सा मैं उसको मॉडरेट करूंगा, फिर और डिफिकल्ट करूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो 3 टेस्ट प्लान कर रहा हूं। एक टेस्ट तो अभी आपका है, कौन सी तारीख को? कल नहीं ले रहा हूं, परसों ले रहा हूं, 28 तारीख को। कल का दिन और दिया पढ़ने के लिए, पढ़ लेना। 28 तारीख को टेस्ट ले रहा हूं। दूसरा टेस्ट मैं आपका लूंगा होली के बाद, 10 तारीख मान के चलें। 10 तारीख मतलब होली के बाद कौन सा? एक मिनट रुक जाओ, 8 को रंग पंचमी है बेटा, 9 तारीख को मंडे कहलाना नहीं, देखना पड़ेगा। संडे कब पड़ रहा है? सैटरडे का पड़ रहा है, सैटरडे संडे। 7 नहीं, 7 को ले लूं, दूसरे दिन रंग पंचमी है, तो नेक्स्ट वाला सैटरडे कब पड़ रहा? 15 को, 14 को, तो 14 को दूसरा टेस्ट हो जाएगा और फिर मार्च के लास्ट में लूंगा। ठीक है? तो ऐसे 3 टेस्ट हो जाएंगे, तब तक जो चैप्टर और हो जाएंगे वो उसमें एड ऑन हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो, क्योंकि अब आपके जो चैप्टर बचे हैं वो इजी वाले चैप्टर बचे हैं, अब सारे डिफिकल्ट चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। मतलब आप मान के चलना कि आपका मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब जो आपका चैप्टर बचाना एक अच्छा, वो है ब्रांच। ब्रांच इज टाइम कंज्यूमिंग, आता 6 नंबर का है, छोड़ना नहीं है हमको कि हम छोड़ दें, बट वो थोड़ा सा अच्छा वाला। हाँ, पीडीएफ आज मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि उसमें सब आ गया। आप क्लियर है कि नहीं? कल मैंने इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि उसमें कुछ लिखना बाकी था, आज मैंने सब लिख दिया, आपको ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर? चलो, तो बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।